अरे क्या हुआ? अम्मा ने पूछा। पोती ने कहा, बाई नहीं आई। तो क्या हुआ? किचन ठंडा पड़ा है, मम्मी के आने का वक्त हो रहा है। टिंकू ने दादी मां से कहा, जो बिस्तर पे पड़ी थी सर्दी जुकाम से परेशान होकर। टिंकू अभी अभी कॉलेज से आई थी, जो अपने फ्लैट से 10 बजे निकली थी कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के लिए। टिंकू ने दादी मां से कुछ नहीं कहा। उसका तेवर यह बतला रहा था कि हमें आराम करने दिया जाता। दादी मां उठ बैठी। उनका सर्दी जुकाम काफूर हो गया। तब तक रात फैल चुकी थी। दादी मां की नजरें खिड़की से बाहर गईं और अगल बगल के गगनचुंबी अपार्टमेंटों में फैली पसरी रोशनियां उन्हें अच्छी लगीं। मन ही मन उन्हें लगा, ये मुंबई है, महानगर है। यहां की आबादी, यहां के घर, फ्लैट, कोठियां फैलती नहीं हैं, आकाश की ओर पसरती रहती हैं। आकाश से ही एक सीमित ऊंचाई तक बातें करती हैं। महानगर के कायदों का अंकुश नहीं रहता तो आसमान छूने की होड़ लग जाती। फिर दादी मां को थोड़ी देर के लिए यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल की तराई से सटे अपने गांव, अपने घर का ख्याल आया और मन ही मन अपने अहाते के गागल, अमरूद, नारियल, आम, कदम और अशोक के पेड़ों से घिरे सुहावने कैंपस के बीच उनका मन चला गया। उन्हें वहां बड़े बेटे, बहू और जेठानी जो रुग्ण पड़ी है को छोड़कर जल्दी जल्दी भागी भागी मुंबई अपने दूसरे बेटे को देखने आना पड़ा था। तब तक टिंकू के पापा ने माजरा भांप लिया था और टिंकू से कहा, चावल और मसूर की दाल में आलू डालकर रसेदार सब्जी बना लो, आसान पड़ेगा। ये सब होते हवालते घड़ी के कांटे ने समय को आगे बढ़ा दिया। रात के 9 बज गए थे। ड्राइंग रूम में टीवी रिमोट के सहारे खोल दिया गया था। स्टार प्लस पर कभी अमिताभ बच्चन, कभी जी चैनल पर सवाल 10 करोड़ बनाने के नजारों का लुत्फ लेने को मजबूर होना पड़ा। उधर किचन में टिंकू ने सब्जी बना डाली और दादी मां ने रोटियां सेक डाली। सारी परेशानियां टिंकू की दूर हो गईं। बाद उसके घंटी बजी, किवाड़ खोला। बहू सारा खाने पीने का सामान लेकर भीतर आई और उनके साथ लौटे लखनऊ से आए बहू के तेवर, जो महानगर के जाने माने दुकानों से रेडीमेड कपड़े, साड़ियां, सेलुलर फोन, बच्चों के खिलौने वगैरह लेकर लौटे थे। उनकी खरीदारी हजारों की हुई होगी। उन सामानों को दिखाने के लिए टिंकू की बहन सिंकू दादी मां को बगल के कमरे से खींच लाई। 3 पीढ़ियां एक साथ ड्राइंग रूम में जम गई थीं। सीलिंग फैन दोनों फुल स्पीड से चल रहे थे और दोनों ट्यूबलाइट्स की रोशनी कमरे में पसर गई थी। लखनऊ वाले अंकल ने अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने लिए भाभी की पसंदगी से लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े तो खरीदे ही थे। उसके साथ टिंकू और सिंकू के मन लायक खरीदारी भी हुई थी। मैं एक बूढ़ा आदमी आंखें पसार कर तटस्थ और निर्लिप्त भाव से इसमें सहभागी बनता रहा। अपने गुजरे जमाने की तरफ मेरे ख्याल लौट गए। कितनी कठिनाइयों और मजबूरियों में इन बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी जिंदगी को संवारने बनाने के लिए एक बाप को जिस हद तक करना चाहिए था, वो सब मैंने नहीं किया। आज उनकी औकातों को देखकर आंख कर मन गदगद हो जाता है। ऐसा नसीब भगवान सबको दे। क्या चाहिए? महानगर में अपना फ्लैट, अपनी कार, घर में सुख सुविधाओं के सारे अटे पटे सामान, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, अपना अपना क्रेडिट कार्ड, सेलुलर फोन वगैरह। वहां हजारों की खरीदारी तो कोई महत्व ही नहीं रखती है। बहू ने मैकडॉनल्ड का बड़ा पाव मुझे खाने को दिया और मैंने लपक कर उसे ले लिया था। पहले से ही मैं भूख महसूस कर रहा था। इससे उस बड़े पाव के अंदर क्या सब भरा है, बिना कोई सवाल किए मैं उसे खाने लगा। किन किन खाद्य पदार्थों का उसमें मिश्रण था, ये तो देखने और सोचने का मौका मेरे सामने नहीं आया। मेरी जठराग्नि कुछ भी खाद्य को ग्रहण करने के लिए विवश थी। एक भूखा और प्यासा इंसान कुछ भी खाने पीने को मजबूर हो जाता है। अभी अभी मेरे आंखों के सामने से समाचार गुजरा था कि एक हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें फंसे कुछ जांबाज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और उन्हें प्यास बुझाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे का पेशाब तक पीना पड़ रहा था। उस बड़े पाव का आधा खा लेने के बाद एहसास हुआ कि ये कहीं नॉन वेज तो नहीं। उस वक्त तक मेरी भूख आधी मिट गई थी। मैंने जब बहू से पूछा, इस बड़ा पाव में नॉन वेज की मिलावट तो नहीं? तो पत्नी ने ठहाका लगाया,
क्यों, नॉन वेज अगर हो तो क्या फर्क पड़ता है? कब इंसान की कंठी टूट भी जाती है, वैसी चूक होने पे हर्ज क्या है? अरे बालू गोबर खाकर शुद्ध हो लेंगे, प्रायश्चित कट जाएगा। मेरे सवाल पर बहू ने जवाब दिया, मैं भला वैसा कर सकती हूं कि आपको नॉन वेज परोस दूं? और बात वहीं की वहीं रह गई।